नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल MPIC कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। इसके पहले हम 2 वीडियो में मनोविज्ञान के संप्रदायों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं या जो संप्रदाय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मनोविश्लेषणवाद। ये जो टॉपिक है या ये जो वाद है, मनोविज्ञान के संप्रदायों में सबसे महत्वपूर्ण विचार जो है सिगमंड फ्रायड का माना जाता है, जिसे हम मनोविश्लेषणवाद के नाम से जानते हैं। सिगमंड फ्रायड ने ये जो विचार दिया, इसे व्यक्तित्व के सिद्धांत के रूप में भी पढ़ा जाता है। तो देखिएगा, मनोविश्लेषणवाद, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। कहाँ के रहने वाले हैं सिगमंड फ्रायड? तो ये मूलतः वियना, जो कि ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप में, उसकी राजधानी है वियना, आज भी है। तो ये वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। देखिएगा, मनोविज्ञान के जो संप्रदाय पढ़ते हैं तो सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद है वो सबसे महत्वपूर्ण वाद माना जाता है संरचनावाद के बाद, क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने जो मन का विश्लेषण करके मनुष्य को समझने के बारे में या मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए अपना जो विचार दिया या अपना जो वाद प्रस्तुत किया, उसे मनोविश्लेषणवाद के रूप में जानते हैं। लेकिन सिगमंड फ्रायड ने ऐसा क्यों किया या वो इस प्रकार का विचार कैसे दे पाए, तो उसके पीछे सिगमंड फ्रायड के जीवन से संबंधित एक छोटी सी कहानी भी है। तो दोस्तों, मैं आपको सिगमंड फ्रायड के बारे में थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में बताता हूं। दरअसल सिगमंड फ्रायड मूलतः तो वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और वहां पर 6 मई 1856 को उनका जन्म हुआ था। कब हुआ जन्म? 6 मई 1856 को। तो देखिए, उस समय की बात है, इतिहास प्रसिद्ध ये बात है कि यहूदी जो संप्रदाय है उस पर दुनिया भर में अत्याचार होते रहे। हालांकि भारत में यहूदियों पर कभी कोई अत्याचार नहीं किया गया, और आज जो देश हम पश्चिम एशिया में पढ़ते हैं, इजराइल, वो यहूदियों का प्रमुख देश है और वो भी मानते हैं कि भारत में वाकई यहूदियों पर अत्याचार नहीं हुए। तो मेरा कहने का आशय यह था कि ये जो सिगमंड फ्रायड थे वो यहूदी थे, यानी धर्म से या जाति से ये किस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे? यहूदी संप्रदाय को। और दुनिया भर में सिगमंड फ्रायड के समय में भी यहूदियों पर अत्याचार हो रहे थे, और उसी क्रम में इनके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। यानी सिगमंड फ्रायड के माता पिता की हत्या कर दी गई थी। जब किसी के माँ बाप की हत्या हो जाए तो उसका मस्तिष्क किस प्रकार का होगा? विचलित सा होगा, चिंतापूर्ण मस्तिष्क होगा। तो जो सिगमंड फ्रायड हैं, उन्हें माता पिता का आश्रय नहीं मिला। वो एक अनाथालय में पले बढ़े, वहीं उनका विकास हुआ और वो बड़े हुए। बाद में सिगमंड फ्रायड अपने पढ़ाई के बाद जब ये डॉक्टर बने, तो ये डॉक्टर पागलों के डॉक्टर बने, और उसमें भी पागलों की एक बीमारी होती है, उस बीमारी के नाम है हिस्ट्रिया। कौन सी बीमारी? हिस्ट्रिया।
तो पागलों की एक बीमारी थी, हिस्ट्रिया नामक बीमारी, उसके वो डॉक्टर बने थे। डॉक्टर बनने के पश्चात सिगमंड फ्रायड, चूंकि पड़ोसी देश था ऑस्ट्रिया का, फ्रांस, वो फ्रांस पहुंचे। कहां पहुंचे? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, पेरिस के पास ही पेंसी नगर में, कहां पर? पेंसी नगर में। उस समय पेंसी नगर में दुनिया का सबसे बड़ा पागलों का हॉस्पिटल था। पागलों का विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सालय। तो उसमें डॉक्टर बने। सिगमंड फ्रायड पागलों से तरह तरह के प्रश्न पूछते थे, उनसे चर्चा करते रहते थे। एक बार उन्होंने एक पागल से पूछा कि बताओ आप पागल क्यों हो? तो सुनिएगा उस पागल ने क्या जवाब दिया। भाई साहब, मैं पागल नहीं हूं, मेरा तो दिमाग खराब है। तो सिगमंड फ्रायड ने सोचा कि ये पागल का मस्तिष्क खराब है, तो इस प्रकार की बातें ये जो पागल करते हैं ये कहां से करते हैं, अर्थात इस प्रकार के जवाब कहां से आते हैं, ये बातें कहां से आती हैं। इन सब बातों पर सिगमंड फ्रायड ने विचार किया। तो उन्होंने शोध करके मन या मस्तिष्क के 3 प्रकार बताए। देखते हैं, 3 प्रकार हैं। पहला अचेतन मन, जिसे कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। दूसरा अर्धचेतन मन, जिसे हाफ कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। और तीसरा चेतन मन, जिसे कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ये 3 प्रकार हैं जो सिगमंड फ्रायड ने बताए हैं। सिगमंड फ्रायड ने मन के प्रत्येक प्रकार के साथ व्यक्तित्व का एक प्रकार भी जोड़ा है। जैसे अचेतन मन के साथ इदम, इड। अर्धचेतन मन के साथ अहम, ईगो, तथा चेतन मन के साथ परम अहम। सुपर ईगो। तो ध्यान रखिएगा, मन के अचेतन भाग के साथ या अचेतन प्रकार के साथ व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार जोड़ा गया है? इदम। अर्धचेतन मन के साथ अहम या ईगो, और चेतन मन के साथ सुपर ईगो या परम अहम। परम अहम को आदर्श अहम भी बोलते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल से समझिएगा। मन का ये प्रकार है इदम, व्यक्तित्व का प्रकार। इसकी क्या विशेषताएं हैं इदम की? कि ये व्यक्तित्व का जन्मजात प्रकार होता है। मतलब इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है या जो पर्सनैलिटी है वो जन्म से ही होती है, पैदाइश ही होती है। तो व्यक्तित्व का कैसा प्रकार है ये? जन्मजात प्रकार है, जन्मजात प्रकार है। इसे इच्छाओं का भंडार ग्रह कहते हैं। इच्छाओं का भंडार ग्रह। और इस प्रकार के व्यक्तित्व की जो प्रधानता होती है वो छोटे बच्चों में होती है। तो बच्चों में प्रधानता, इस प्रकार के व्यक्तित्व की प्रधानता किसमें होती है? बच्चों में। तो ये भी अपन ध्यान रख सकते हैं। ये इस व्यक्तित्व के प्रकार की विशेषताएं हैं।
नेक्स्ट देखते हैं जो दूसरा प्रकार है अहम। अहम की विशेषता देखते हैं। अहम विशेषताएं हैं, ये व्यक्तित्व का अर्जित प्रकार माना जाता है। कैसा प्रकार है? अर्जित, अर्जित प्रकार है। मतलब इस प्रकार का व्यक्तित्व अर्जित किया जाता है, जन्म से नहीं होता है। और ये जो प्रकार है व्यक्तित्व का, वो व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र होता है। व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र। भाई घनिष्ठ मित्र क्यों माना जाता है व्यक्तित्व किस प्रकार को? तो वो इसलिए माना जाता है क्योंकि इस प्रकार का व्यक्तित्व व्यक्ति को बचाने का प्रयास करता है। कैसे बचाने का प्रयास करता है? व्यक्ति या बालक जब कोई गलती करता है और उस गलती को मानता भी नहीं है वो, क्योंकि गलती मानेगा तो दंड का भय रहता है, दंड न मिले, अर्थात सुरक्षा की दृष्टि से ये जो पर्सनैलिटी है या व्यक्तित्व का ये प्रकार है वो क्या है? व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र है, क्योंकि वह उसे बचाने का प्रयास करता है, इसलिए इसे व्यक्ति का या बालक का मित्र माना जाता है। मन का जो तीसरा प्रकार है, व्यक्तित्व का जो तीसरा प्रकार है वो परम अहम है। ये भी मन का अर्जित प्रकार है। कैसा प्रकार? अर्जित, मन का अर्जित प्रकार है। और ये जो व्यक्तित्व का अर्जित प्रकार है, ये जो व्यक्ति गलत काम करता है उन गलत कामों को करने से रोकता है। यानी व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है? जो गलत कार्यों को करने से रोकता है, गलत कार्यों को करने से रोकता है, करने से रोकता है। इस प्रकार से प्रश्न आए तो कौन सा प्रकार माना जाएगा? व्यक्तित्व का परम अहम। बहुत अच्छा व्यक्तित्व इसे माना जाता है। अब देखते हैं मन के जो प्रकार बताए हैं सिगमंड फ्रायड ने। तो इदम से जुड़ा हुआ कौन सा है? अचेतन मन। अचेतन मन का कैसा प्रकार है? जन्मजात, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी कैसा प्रकार है? जन्मजात प्रकार है। मन का जन्मजात प्रकार है। अचेतन मन का कैसा प्रकार है? जन्मजात प्रकार है। और ये जो मन है वो किस नियम पर आधारित है? सुख या आनंद के नियम पर आधारित। सुख या आनंद के नियम पर आधारित। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं जिनमें इदम वाला व्यक्तित्व होता है, या यूं कहें जो अचेतन मन है, वो क्या चाहता है? कोई भी काम हो, गलत सही से ऐसा नहीं है, बस उस कार्य में सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। अर्थात ये सुख के नियम या आनंद के नियम पर आधारित है। इसके बाद ये जो मन है अचेतन मन, वो इच्छाओं का भंडार गृह भी होता है। क्या होता है? इच्छाओं का भंडार गृह। तो इच्छाओं का भंडार गृह कौन सा मन होता है? अचेतन मन होता है। क्योंकि शिक्षकों के लिए, विद्यार्थी के या किसी भी एक्सपर्ट के लिए व्यक्ति के व्यवहार को अगर समझना है तो अचेतन मन को समझना होगा, क्योंकि सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो अचेतन मन है वो मस्तिष्क का लगभग 90% होता है। तो विद्यार्थियों को समझने की दृष्टि से भी अचेतन मन महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों की दृष्टि से कौन सा मन महत्वपूर्ण है? अचेतन मन। विद्यार्थियों को समझने के लिए, समझने के लिए अचेतन मन महत्वपूर्ण है। तो ये अचेतन मन की कुछ विशेषताएं थी। नेक्स्ट देखते हैं
अर्ध चेतन मन के बारे में, हाफ कॉन्शियस माइंड के बारे में। देखिए, अर्ध चेतन मन को ही अवचेतन मन भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, ये जो प्रकार मन का है, कैसा प्रकार है? अर्जित प्रकार है। और इससे जुड़ा हुआ जो व्यक्तित्व है, अहम या ईगो, ये भी जन्मजात है और ये भी मन का अर्जित प्रकार है। लेकिन ये जो मन है वो वास्तविकता के नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? वास्तविकता। वास्तविकता के नियम पर आधारित है। मतलब व्यक्ति को यथा स्थिति से अवगत कराता है कि किस कार्य करने से लाभ होगा, किस कार्य करने से हानि होगी, किस कार्य में खतरा है, किस कार्य में खतरा नहीं है। तो जहां व्यक्ति सुरक्षित है, बालक सुरक्षित है, वो वाला कार्य करने के लिए कौन सा मन कहता है? अर्ध चेतन मन, हाफ कॉन्शियस माइंड। इसलिए इसे, इस नियम को या इस मन को वास्तविकता का मन या वास्तविकता के नियम पर आधारित मन इसे कहा जाता है। इसे कार्यपालिक मन भी कहते हैं। कार्यपालिक मन क्यों कहते हैं? व्यक्ति या बालक ये डिसीजन लेता है कि फला काम करना है कि नहीं करना है, तो ये डिसीजन कौन सा मन लेता है? अर्ध चेतन मन लेता है। भाई कोई रिस्क नहीं है तो इस काम को कर लो, या रिस्क है इस कार्य को मत करो। इस प्रकार का जो डिसीजन है वो लेने वाला मन कौन सा है? अर्ध चेतन मन। इसलिए इस मन को कार्यपालिक मन भी कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है चेतन
चेतन मन, जिससे व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार जुड़ा हुआ है? इदम। ये व्यक्तित्व का पहला प्रकार है। मन का दूसरा प्रकार कौन सा है? अर्धचेतन मन या हाफ कॉन्शियस माइंड। इसके साथ व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार जुड़ा हुआ है? अहम। या ईगो। तीसरा जो मन का प्रकार है वो कौन सा है? चेतन मन। चेतन मन के साथ व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार जुड़ा हुआ है? परम अहम। या सुपर ईगो। तो इस प्रकार से भी सिगमंड फ्रायड ने समझाया है। यहां जो अचेतन मन है वो लगभग 90% होता है, या यूं कहें मन का सबसे बड़ा प्रकार है वो कौन सा है? अचेतन मन है, लगभग 90% होता है। एक बार पुनः देखते हैं ये कैसा प्रकार है मन का? जन्मजात प्रकार है। कोई पूछे मन का जन्मजात प्रकार कौन सा है? अचेतन मन। कौन सा मन आनंद के नियम पर आधारित है? तो इसका जवाब क्या होगा? अचेतन मन आनंद के नियम पर आधारित, यानी जिस कार्य को करने से सुख मिलेगा या आनंद मिलेगा वही कार्य बालक के व्यक्ति करता है। कितना होता है मन का ये भाग? ये लगभग 90% होता है। इच्छाओं का भंडार गृह किस मन को माना जाता है? अचेतन मन। इच्छाओं का भंडार कौन सा मन होता है? अचेतन मन होता है। विद्यार्थियों की दृष्टि से कौन सा मन महत्वपूर्ण होता है? वह भी अचेतन मन है। विद्यार्थियों की दृष्टि से अचेतन मन महत्वपूर्ण होता है। कौन सा मन तर्क प्रदान करता है या तार्किक होता है? तो वह भी अचेतन मन ही है। तार्किक मन, ये इसकी अचेतन मन की एक प्रकार से विशेषताएं या मुख्य मुख्य विशेषताएं अपन कह सकते हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ व्यक्तित्व का जो प्रकार है, ये कैसा प्रकार है व्यक्तित्व का? जन्मजात प्रकार है। कैसा प्रकार है? जन्मजात प्रकार है। इच्छाओं का भंडार गृह कह सकते हैं इसे। भाई इस प्रकार का व्यक्तित्व होगा तो उसमें इच्छाओं का भंडार होगा। तीसरा, इस प्रकार के व्यक्तित्व की प्रधानता किसमें पाई जाती है? बच्चों में। तो बच्चों की प्रधानता या इस प्रकार के व्यक्तित्व की प्रधानता छोटे छोटे बच्चों में रहती है। दूसरा अपन देखते हैं अर्धचेतन मन, जिसके साथ अहम जुड़ा हुआ है, ईगो जुड़ा हुआ है। ये किस प्रकार का मन है? मन का अर्जित प्रकार है, यानी थोड़ा बड़ा होने पर समाज से कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं, नियम सीखने को मिलते हैं। अर्जित प्रकार कैसे कह सकते हैं अर्जित प्रकार है? भाई बालक को ये पता कैसे चला कि चोरी करेंगे तो दंड मिलेगा? ये चीज उसने कहां से सीखी? समाज से सीखी। मतलब सीख करके उसे वो अर्जित कर रहा है। तो किस प्रकार का मन हुआ? अर्जित मन हुआ। तो मन का अर्जित प्रकार अचेतन मन होता है। और ये किस नियम पर आधारित है? वास्तविकता के नियम पर आधारित है कि चोरी करते हुए किसी ने देख लिया तो दंड मिलेगा, अगर नहीं देखा तो दंड नहीं मिलेगा। तो चोरी अगर करना है तो कोई देख रहा है तो मत करिए, और नहीं देख रहा है तो कर लीजिए। अर्थात ये जो मन है वो वास्तविकता के नियम पर आधारित है। और व्यक्ति को या बालक को कार्य करने का ऑर्डर कहां से मिलता है? इसी मन से मिलता है।
इसलिए इसे कार्यपालिक मन भी कहते हैं। तो कार्यपालिक मन कौन सा होता है? अर्धचेतन मन होता है। कई बार हम याद की हुई बातों को अचानक से भूल जाते हैं। वो बातें किस मन में रहती हैं? अर्धचेतन मन में। ये भी ध्यान रखना है। याद की हुई बातें भूलना, ये किस मन की विशेषता है? अचेतन मन की विशेषता है। इसके साथ जुड़ा हुआ व्यक्तित्व का जो प्रकार है, अहम अर्थात ईगो, कैसा प्रकार है? अर्जित प्रकार है। इस प्रकार की पर्सनैलिटी कुछ सीखने के बाद, समाज से कुछ अर्जित करने के बाद बनती है। और ये जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र होता है। मतलब इसी व्यक्तित्व के कारण व्यक्ति ने अगर गलत कार्य भी कर दिया है तो उसे वह स्वीकार नहीं करता, क्योंकि स्वीकार कर लेगा तो दंड मिलेगा। अर्थात व्यक्ति को दंड मिलने से, दंड न मिले ऐसा प्रयास इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का होता है। इसलिए इसे व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र वाला प्रकार माना जाता है। इसके बाद देखते अपन चेतन मन। चेतन मन ये भी व्यक्तित्व का, मन का अर्जित प्रकार है। भाई बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बालक बड़ा हुआ है, समाज में अच्छाई से रहेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो सम्मान मिलेगा। बहुत सारी बातें समाज से सीखी हैं, तो एक समय के बाद, एक अनुभव के बाद, समाज से कुछ सीखने के बाद व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है या मन है वो चेतना या चेतन मन हो जाता है। और वो बाह्य रूप से अच्छा दिखने की कोशिश करता है, अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है। तो ये कौन सा प्रकार है? मन का अर्जित प्रकार है, जो किस नियम पर आधारित है? नैतिकता के नियम पर आधारित है। नैतिकता के नियम पर आधारित है। नैतिक मूल्यों का, यूं कह सकते हैं, नैतिक मूल्यों का भंडार गृह होता है, आदर्शों का भंडार होता है। क्योंकि अच्छी अच्छी आदर्शवादी बातें किस मन से निकलती हैं? चेतन मन से निकलती हैं। और अच्छी बातों से ही अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो यूं अपन कह सकते हैं कि बच्चों के सामाजिकरण में कौन सा मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वह भी चेतन मन है। सामाजिकरण में भूमिका, सामाजिकरण में भूमिका या सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किस मन की होती है? तो वह भी चेतन मन होता है। अगर किसी व्यक्ति का या बालक का आध्यात्मिकता के रुझान है तो उसमें किस प्रकार के मन की प्रधानता होगी? चेतन मन की। यानी आध्यात्मिक रुझान, आध्यात्मिक रुझान किस मन के कारण है? तो वह भी चेतन मन के कारण है। इसके साथ जुड़ा हुआ व्यक्तित्व का जो प्रकार है, परम है, ये कैसा प्रकार है? ये भी व्यक्तित्व का अर्जित प्रकार है। और ये व्यक्ति को गलत कार्यों को करने से रोकता है, गलत कार्यों को करने से रोकता है। तो इस प्रकार से संक्षेप में अभी हम सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि अचेतन मन के साथ इदम जुड़ा हुआ है, अर्धचेतन के साथ अहम जुड़ा हुआ है और चेतन मन के साथ परम अहम जुड़ा हुआ है। ये मन का जन्मजात प्रकार है, ये दोनों अर्जित प्रकार है। ये व्यक्तित्व का जन्मजात प्रकार है और ये दोनों अर्जित प्रकार, व्यक्तित्व के अर्जित प्रकार हैं। देखिए पुनः देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अचेतन मन की विषय वस्तु क्या है? तो अचेतन मन की विषय वस्तु है दमित इच्छाएं। दमित इच्छाओं से आशय है मरी हुई इच्छाएं। पहले बहुत कुछ करना चाहते थे, किसी कारणवश कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, तो ऐसी इच्छा दमित इच्छा कहलाती हैं। और जो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं वो कहां चली जाती हैं? हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं। और जब भी मौका मिलता है तो वो इच्छाएं प्रकट होती हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती। इसीलिए
बालक या व्यक्ति के व्यवहार को समझना है तो उसके अचेतन मन को भी समझना होगा, क्योंकि अचेतन मन में बहुत सारी इच्छाएं पड़ी रहती हैं, इच्छाओं का भंडार गृह होता है, दिखाई नहीं देती वो इच्छाएं, पर समय पर, विशेष समय पर, समय समय पर, मौका मिलने पर वो इच्छाएं प्रकट हो सकती हैं। तो दमित इच्छाएं किस मन में रहती हैं? अचेतन मन में रहती हैं। इसके साथ भावना, भावना किस मन की विषय वस्तु है? अचेतन मन की विषय वस्तु है। विचारों का जो आंतरिक रूप होता है उसे क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। तो भावना इस मन में रहती है। इसके अलावा विचार, विचार क्या होते हैं? विचार भावना को व्यक्त करना। भाई भावना अपने मन में कोई बात है तो उसे अपन व्यक्त करना चाहते हैं, तो ये विचार मन में आता है। किस मन में आता है? अचेतन मन में इस प्रकार का विचार आता है। इसके बाद अपन संवेग की बात करें। भाई संवेग किस मन की विषय वस्तु है? तो संवेग भी अचेतन मन की विषय वस्तु है। विचारों का बाह्य प्रकाशन, हमारे मन में भावना के बाद विचार बनता है और हम विचारों को व्यक्त कर देते हैं, तो विचारों का बाह्य प्रकाशन क्या कहलाता है? संवेग, या संवेग के रूप में हम अपने विचारों को बाह्य रूप से व्यक्त करते हैं। तो ये किस मन की विषय वस्तु है? संवेग। यह भी अचेतन मन की विषय वस्तु है। और इसी में होती है मूल प्रवृत्ति। क्या? मूल प्रवृत्ति। विचारों का जो क्रियात्मक रूप होता है उसे क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति कहते हैं। देखिए यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, सिगमंड फ्रायड ने जो मूल प्रवृत्ति है उसे यौन ऊर्जा से भी जोड़ा है। उनका कहना है कि यौन ऊर्जा जो है वो मूल प्रवृत्ति को बल देती है, और यौन ऊर्जा मूल प्रवृत्ति को जो बल देती है उसे सिगमंड फ्रायड ने एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? लिबिडो। तो महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखना है। यौन ऊर्जा मूल प्रवृत्ति को बल देती है, जिसे फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो कहा है। क्या कहा है? लिबिडो कहा है। क्या कहा है? लिबिडो कहा है। और लिबिडो की उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 5 अवस्थाएं। 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं। लिबिडो की कितनी मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई हैं सिगमंड फ्रायड ने? 5 बताए हैं। नंबर 1 मुखावस्था, ये रहती है 0 से, अर्थात जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक। जन्म से 1 वर्ष तक। तो इसमें प्रश्न आता है कि यौन ऊर्जा का केंद्र इस अवस्था में क्या होता है? मुख होता है। यौन ऊर्जा केंद्र मुख होता है। मुख। दूसरी अवस्था है, उसका नाम है गुदावस्था। यह 1 से 3 वर्ष। यौन ऊर्जा का केंद्र क्या होता है? मूत्र मार्ग या मलमूत्र मार्ग जो है यौन ऊर्जा का केंद्र होता है। तीसरी अवस्था है, उसका नाम है शेषनावस्था। ये 3 से 6 वर्ष होती है। इस उम्र में सिगमंड फ्रायड का मानना है
कि यौन ऊर्जा है वो सक्रिय रहती है। सिगमंड फ्रायड मानते हैं कि शिशु में भी यौन ऊर्जा होती है और वो सक्रिय अवस्था में होती है। ऐसा उनका मानना है कि बच्चा अपनी माँ के स्तन वगैरह मरोड़ता है या दूध पीता है तो उसका इस प्रकार का जो व्यवहार है वो उसके यौन ऊर्जा की सक्रियता के कारण है। तो इस उम्र में जो है यौन ऊर्जा सक्रिय रहती है। कैसी रहती है? सक्रिय रहती है। तो जो चौथी अवस्था है वह है अव्यक्त अवस्था। मतलब इस उम्र में यौन ऊर्जा जो है व्यक्त नहीं हो पाती है या व्यक्त नहीं कर सकता बालक। ये उम्र है 6 से 12 वर्ष। ऐसे लिख सकते हैं कि यौन ऊर्जा सक्रिय नहीं रहती है, सक्रिय नहीं। लास्ट है जिसे कहते हैं जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था ये 13 से 18 वर्ष। यौन ऊर्जा जनन अंगों में स्थापित हो जाती है, जनन अंगों में स्थापित हो जाती है। इस प्रकार से हमने सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद की प्रमुख प्रमुख बातों को समझ लिया है। अब देखते हैं सिगमंड फ्रायड की कुछ प्रमुख पुस्तक रह गई थी जिनके नाम फ्रायड की पुस्तकें जिनके अंदर सिगमंड फ्रायड ने अपने विचार को अच्छे से दिया है। पुस्तकों का नाम है नंबर 1 स्वप्न विश्लेषण, नंबर 2 इड एंड ईगो या इदम एवं अहम के नाम से दूसरी पुस्तक थी। उनकी तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक थी अचेतन मन। कौन सी पुस्तक थी? अचेतन मन। तो साथियों सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत में अपन लगभग पूरा पढ़ चुके हैं और इस सिद्धांत के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो सिगमंड फ्रायड ही हैं, लेकिन इनके साथी और भी 2 इनके शिष्य थे। एक तो कार्ल जुंग इनके शिष्य माने जाते हैं, वो थे इनके समर्थक कार्ल जुंग जिन्होंने आगे चल के अपना व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था, और दूसरे हैं एडलर। तो एडलर का नाम अपन ध्यान रख सकते हैं। ये कार्ल जुंग और एडलर दोनों सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। देखिए पूरा अपन ने टॉपिक पढ़ लिया। स्वप्न विश्लेषण विधि, मुक्त साचर विधि और प्रक्षेपण विधि, ये जो विधियां हैं वह भी सिगमंड फ्रायड ने व्यक्ति के अचेतन मन को जानने के लिए इन विधियों का निर्माण किया था। तो सिगमंड फ्रायड की कौन कौन सी विधियां हैं? एक तो स्वप्न विश्लेषण, दूसरी है मुक्त साचर विधि, इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, मुक्त साचर विधि। और तीसरी है प्रक्षेपण विधि, मतलब व्यक्ति के आगे परिस्थितियां पैदा कर दो फिर वो किस प्रकार व्यवहार करता है, इस प्रकार की विधि रहती है। तो ये तीनों विधियों का प्रयोग भी या इनका आविष्कार भी सिगमंड फ्रायड ने बालक के व्यक्ति के अचेतन मन को जानने के लिए किया था। पूरा सिद्धांत से एक बात निकल के आती है कि सिगमंड फ्रायड के इस बाद में मनोविश्लेषण बाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अचेतन मन है। यानी सर्वाधिक बल किस पर दिया है? अचेतन मन पर दिया है। अगर बालक के व्यक्ति के व्यवहार को समझना है तो सबसे पहले उसके अचेतन मन को समझना होगा। यहां सिगमंड फ्रायड का एक कथन और है लास्ट में, उससे मैं और बता देता हूं। सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई परीक्षा में आ चुका है। तो सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना बर्फ के उस विशाल शिलाखंड से की है जो अधिकांश उसका हिस्सा पानी में तैरता रहता है
और कुछ ऊपर दिखाई देता है, जबकि जो छिपा हुआ हिस्सा है वो अचेतन मन होता है, क्योंकि अधिकांश छुपा हुआ है। इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे जल की सतह है और इस प्रकार से ये बर्फ का शिलाखंड है, तो ये ऊपर वाला क्या है जो दिखाई देता है, वो चेतन मन है। कितना परसेंट है? 10%। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो कितना है? 90% है, तो अचेतन मन है। तो सिगमंड फ्रायड का ये कथन भी ध्यान रखना होगा कि सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? बर्फ के उस शिलाखंड से की है, इसका अधिकांश हिस्सा पानी में डूबा रहता है और कुछ हिस्सा दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।